जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी टेट ग्रेड 3 से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न जो है हम आप तक पहुंचा जा रहे हैं, जो तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उन परीक्षाओं को आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं, व्यवस्थित नोट्स के आधार पर आपको प्रेषित किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कैसे इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज जानेंगे। साथ ही भोपाल गैस त्रासदी जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और ये बहुत बड़ा प्रदूषण का जो है एक कारण भी है, भोपाल गैस त्रासदी, और बहुत सारी इसमें जनधन की हानि भी हुई। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये कब हुआ, कौन सी गैस का रिसाव हुआ, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं तो इसके संबंध में जानेंगे, ठीक है। और प्रमुख प्रदूषकों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में जानेंगे, प्रदूषक, ठीक है। और प्रदूषण के सूचक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये चीज जानेंगे। जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे। आप देखते होंगे इस चित्र में कैसे जल प्रदूषण हो रहा है, किन किन कारणों से और कैसे उससे प्रभावित हो रहा है जनजीवन, तो वो जानेंगे। और साथ ही परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं पर्यावरण से संबंधित उसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा के पूरा वीडियो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैव निम्नीकरण प्रदूषक सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ, कागज, ये क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाएंगे, ठीक है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, शीशा आदि, ये जैव अनिम्नी, आपसे यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कौन सा जैव अनिम्नीकरण जो है प्रदूषक है, तब आपका उत्तर होना चाहिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, शीशा, ये जैव अनिम्नीकरण है, ठीक है। और जैव निम्नीकरण में ये सब आएंगे, तो याद रख लेना है। हीमोग्लोबिन के साथ जो है सहलग्नता सहलग्नता रखने वाला है तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहा जाता है, याद रख लेना आपको। किस गैस को दमघोटू गैस कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। स्मॉग या फिर धुंध बनता है तो किससे बनता है? धुएं तथा कोहरे से बनता है, ठीक है। लंदन जो है धूम्र दिखाई देता है शीतकाल में, सुबह के समय, है ना। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है तो जलवाष्प है, CO2 है, CH4 है, N2O है, SF6 है और CFC और जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसें जानी जाती हैं। आपको याद रख लीजिए। निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर ग्रीन हाउस गैस क्या है, तब आपको ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र है तो चीन है, अमेरिका है, जो विकसित राष्ट्र हैं ये सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मानी जाती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश है तो चीन है। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था तो ग्रीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, है ना, फ्यूरियर ने ये पहचाना था ग्रीन हाउस प्रभाव को, ठीक है। ये चीज याद रखनी है दोस्तों। हरित गैस प्रभाव देखेंगे, हरित गृह गैस। तो हरित गृह गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन और जलवाष्प, ये हरित गृह गैस कहलाती हैं। सभी को याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी हरित गृह गैस है, तब आपको ये जो है परतें जो गैस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव आप देख रहे हैं कि कैसे सूर्य से पृथ्वी पर अवरक्त प्रकाश आता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड किसी कंबल के समान पृथ्वी की सतह से अवरक्त होने वाले प्रकाश को अग्रहित कर लेती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वायुमंडल गर्म हो जाता है और इसी वायुमंडल के गर्म होने को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव है ना। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ग्रीन हाउस गैसें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बारे में जानेंगे तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रख लेना। एमपी टेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रख लेना। यूपी टेट, आर टेट, एमपी टेट, इनमें पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया तो कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में हुआ और ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए लागू किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा प्रोटोकॉल
जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए लागू किया गया? तब आपका उत्तर होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अम्ल वर्षा का कारण है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, है ना, ये चीज आपको याद रख लेनी है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो क्या है अम्ल वर्षा का कारण मानी जाती है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित यानी कि क्षरण होता है, ठीक है। स्टोन लेप्रोसी कहलाता है ना, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, जो क्षरण होता है उसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। जैसे ताजमहल का पीले होने का कारण है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। अम्लीय वर्षा के बारे में देखते हैं, अम्लीय वर्षा के कारक देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, और H2SO4, और यहाँ पर इसमें देखेंगे इसके कारक कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx है, N2O और NO3, इस प्रकार से ये मिलकर के इस प्रकार से अम्ल वर्षा करती है, ठीक है। तो दो मुख्य कारण ए मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दो कारक कौन है तो SO2 और NOx ए मानी जाती है, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। और H2SO4 प्लस HNO3 बराबर क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है, ये चीज याद रख लें। अम्लीय वर्षा के प्रभाव देखो, त्वचा पर फफोले पड़ना, ये अम्लीय वर्षा के। जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट होना, ताजमहल का रंग पीला पड़ना, ये सभी आप देखो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रिक, इसमें जो है पीला रंग पड़ जाता है, ये अम्ल वर्षा हो रही है यहाँ से। तो ये चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं अम्ल वर्षा को। अम्ल एल्यूमिनियम को मृदा में घोल देता है ना। और हम देखें कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है तो सिल्वर आयोडाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा है तो सिल्वर आयोडाइड है। शुष्क वर्षा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क वर्षा होती ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कारण, ठीक है। तो ये चीज आपको जाननी है। नेक्स्ट जानते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप तक आपको पढ़ना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पर है तो मैनचेस्टर में है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी तो ये स्वीडन में हुई थी सर्वप्रथम। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानेंगे दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण CH3NCO के कारण जो है, इसके रिसाव के कारण जो है ये कांड हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। आपसे एक क्वेश्चन बनता है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तब आपका उत्तर होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखना है, ठीक है। चेरिनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई तो यूक्रेन, है ना, तो याद रख लेना है 1986 में। और अब देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी में तो स्थान क्या है भोपाल गैस त्रासदी को, भोपाल, ठीक है। घटना 3 दिसंबर 1984, ठीक है, ये घटना मानी जाती है इसकी। आपसे पूछा जाएगा कि भोपाल गैस जो घटना है वो कब हुई थी तो 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट का H3NCO, आपको याद रख लेना है ना, याद रखो। और चेरुनोबिल परमाणु आपदा कहाँ हुआ था तो ये यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। घटना 1986 की है, रिसाव हुई थी यूरेनियम, तो याद रख लेना है चेरुनोबिल परमाणु आपदा, ये भी बहुत बड़ी आपदा है 1986 की, और ये यूक्रेन से संबंधित है और रिसाव हुआ था यूरेनियम गैस का। और ऐसे ही हमारा जो भोपाल गैस त्रासदी है इसमें भी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और ये 3 दिसंबर 1984 की हुई थी, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या है तो बीट वायु प्रदूषण, है ना, याद रख लेना, ये 2019 की थीम मानी जाती है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है तो बीट प्लास्टिक प्रदूषण, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिए हैं दोस्तों, प्रमुख प्रदूषक व उनसे उत्पन्न रोग, तो आपका पारा प्रदूषक है मैनीमाटा रोग होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है, क्लोराइड फ्लोराइड से नाक, नी और संलक्षण होता है, ठीक है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, कैडमियम से इटाई होता है, एस्बेस्टास से फेफड़े का कैंसर होता है, बेंजीन से ल्यूकेमिया का कैंसर होता है ना, एनिलीन से मूत्राशय का कैंसर होता है। तो ये सारे के सारे प्रदूषक हैं और उनसे उत्पन्न रोग हैं, ठीक है, आपको याद रख लेना है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। प्रदूषक जो है प्रदूषण के सूचक देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक क्या है, लाइकेन है वायु प्रदूषण का। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है तो आपका उत्तर होगा लाइकेन।
सीवेज प्रदूषण के सूचक हैं ई कोलाई जीवाणु हैं, है ना। जल प्रदूषण के सूचक क्या है, डायटम है। तो इनको आपको याद रख लेना है, पूछे जाते। जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई है तो बोर्ड है, बोर्ड, है ना, याद रख लेना है, सभी लोगों को याद रख लेना है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, तो आपको डेसिबल, है ना, डीबी डेसिबल है। और ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन मफलर, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ना। WHO जिनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक कितना है, 45 dB, है ना। तो डेसिबल है ना जो, तो 45 dB। तो आपको याद रख लेना, WHO जेनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक माना जाता है 45 dB। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी तो 1985 में हुई थी गंगा एक्शन प्लान की, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र, ये जो है मृदा घाटी की सर्वाधिक समस्या मानी जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव से होता है, ये चीज भी याद रख लेना है, जानापाव पहाड़ी से। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं वृक्षारोपण, मेड़बंदी, ठीक है, हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषण थे। अब प्रदूषण दूर करने के उपयोगी वृक्ष भी देख लो। जल प्रदूषण को जलकुंभी, है ना। धूल प्रदूषण को सहजनम नीम, वायु प्रदूषण को बोगेनविलिया और ध्वनि प्रदूषण को सीता अशोक, है ना। इस प्रकार से सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, याद करना है आप सभी को। और धूल प्रदूषण के लिए भी जाना जाता है सीता अशोक। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है तो ओजोन परत रोकता है, ठीक है, ओजोन परत। और ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब CFC, है ना, ये ओजोन क्षरण के लिए है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट, याद रख लेना है। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, याद रख लेना। ओजोन परत से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आएगा, आपके टॉपिक में है, सिलेबस में ओजोन परत है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई है ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर, ठीक है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में त्रिवेंद्रम। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर आपको ओजोन परत दिया है, ओजोन परत देखो, ओजोन परत जो है समताप मंडल में, इसे समताप मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल को दूसरा ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत हानिकारक यूवी कारणों से बचाव करती है, मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे बचाव करती है ओजोन परत। ओजोन परत के क्षरण का कारण है CFC, ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है, तो ये ओजोन के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। और देख लेते हैं, ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। ओजोन छिद्र मानी जाती है 200 DU से नीचे, है ना, याद रख लेना है। और ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। वायु प्रदूषण CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ग्लोबल वार्मिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अम्ल वर्षा CO2, ये जो है प्रमुख कारक हैं जिनसे ये चीजें होती हैं। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख कारक को भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रख लेनी दोस्तों। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो आपको याद रखनी है। जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की मापक क्या है, तो ये क्या है, DOB, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अम्ल वर्षा का pH मान क्या है, तो pH 5.6, है ना। और जो है -6.5, इस प्रकार से माना जाता है, सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जैविक आवर्धन कहलाते हैं, है ना, जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है DDT। मलेरिया से बचाव के लिए जो है जलाशयों में छिड़काव किया जाता है, तो याद रख लेना है सभी लोगों को। तो इन सभी को हमें समझना है। यहाँ पर फिर से समझो, अम्ल वर्षा का pH मान जो होता है 5.6 से 6.5 तक, मतलब ए होता है, तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है ना। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है DDT। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है,
तो वो DDT का किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना। शैवाल विल्यूम संबंधित है तो सुपोषण से संबंधित है। गंगा का जल शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी के कारण रहता है शुद्ध जल। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी टॉपिक हैं आपके उनको देखते हैं। देख लो कि कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया तो जोसेफ फॉरमैन, जो कि इंग्लैंड के थे 1985 में, है ना। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य है तो पश्चिम बंगाल है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ये 3 प्रकार के आर माने जाते हैं। ठीक है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। ठीक है, याद रख लेना है। हिमाचल प्रदेश भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकिंग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो याद रख लेना है। और प्लास्टिक के बारे में चल रहा तो हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ये जो है कार्य किया। परीक्षा उपयोगी और भी महत्वपूर्ण तथ्य, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का जो नियम लागू करने वाला पहला राज्य नई दिल्ली है। ठीक है, पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कन्नूर केरल है ना। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के साथ लोगों को जोड़ने के लिए प्रसून जोशी द्वारा लिखे गीत स्वच्छता की ज्योति जगी है। ये किसने लिखा, जो स्वच्छता की ज्योति जगी, प्रसून जोशी ने। विवाह समारोहों से होने वाले पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा तो ये कोचीन है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, नदियां पर्वत पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, मतलब पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित। ठीक है, पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित आपके पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी है, तो लाइक जरूर कर देना। सभी लाइक करेंगे, जितने भी साथी हैं मेरे, सभी लाइक करना है। एक एक चीज आपको ढूंढ कर मैं उपयोगी जो है वो लाकर आपको प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुपों में, और जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। 2500 लोग मिलकर के जो है टेलीग्राम ग्रुप में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते। कैसे जुड़ना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, फिर उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, स्टडी ट्रैक, और ज्वाइन हो जाओ, जहां पर आपको PDF और वीडियो बिल्कुल निरंतर मिलते हैं। तो आप लोगों को जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। मेरा यही है उद्देश्य कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रेषित किया जाए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।